मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत करना या संख्यात्मक रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है? मापन। फिर मापन के अपन ने स्तर देखे, कितने स्तर होते हैं? 4। सबसे लो लेवल का जो मापन होता है, सबसे निम्नतम स्तर का, वो कौन सा होता है? नामित। वस्तु या घटना को केवल क्या करते हैं? नाम प्रदान। इस मापन से विशिष्ट निर्णय नहीं लिए जा सकते, निम्नतम प्रकार का मापन होता है। दूसरा होता है क्रमिक मापन, अर्थात वस्तुओं या घटनाओं को क्या कर देते हैं? क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। इस प्रकार का जो मापन होगा वो कौन सा होगा? क्रमिक। जैसे प्रथम, द्वितीय, सर्वश्रेष्ठ, निम्नतम, औसत। तो अपन ने क्या किया? उन अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों को अलग अलग क्रम प्रदान करने का काम किया। इसमें दो ही प्रकार की गणितीय संक्रियाएं संभव होती है, एक तो बड़ा और एक छोटा। तीसरा होता है अंतरित मापन। मापन के लिए विभिन्न अंतराल श्रेणियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रेडिंग प्रणाली में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो इन ग्रेड के बीच में एक निश्चित अंतराल पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या नहीं पाया जाता? शून्य निरपेक्ष बिंदु नहीं पाया जाता। कल बताया था मैंने, शून्य निरपेक्ष क्या नहीं पाया जाता? शून्य निरपेक्ष बिंदु नहीं पाया जाता। कल बताया था मैंने, शून्य निरपेक्ष का मतलब कि जीरो के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि जीरो से उसको कितना अधिक प्राप्त हुआ। या फिर ये नहीं कह सकते कि ई ग्रेड के अंतर जो भी बालक है उसके जीरो वाले के और या फिर 18-19 वाले के 15 वाले के बीच में कितना अंतराल रहा होगा, ये बता पाने में सक्षम नहीं होते हैं। गणितीय संक्रियाएं दो हो सकती है, प्लस और माइनस, और सर्वाधिक उपयोगी किसमें होता है? ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। फिर अपन ने पढ़ा अनुपातिक मापन। सबसे अधिक वैज्ञानिक शुद्ध व परिष्कृत मान ही प्रस्तुत किए जाते हैं। जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वही वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। सभी प्रकार की गणितीय संक्रियाएं संभव होती है और ये सबसे अधिक सर्वोच्च स्तर का मापन होता है। फिर अपन आए आंकलन पर। आंकलन में अपन ने देखा किसी बालक के संदर्भ में किसी विषय पर निर्णय देने के लिए सूचनाएं संकलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंकलन। अर्थात यहाँ पर केवल और केवल क्या करेंगे? सूचनाएं संकलित करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा या सूचनाएं कितने प्रकार की हो सकती है? दो, मात्रात्मक और गुणात्मक। इसलिए अपन कह सकते हैं कि आंकलन मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकृति का होता है। इसमें आंकड़े अपने को दोनों प्रकार से है वो इकट्ठे करने होते हैं। अब मात्रात्मक कैसे इकट्ठे करते हैं और गुणात्मक आंकड़े किन विधियों से, तकनीकों से अपन करते हैं, वो अपन पढ़ेंगे जब मूल्यांकन की तकनीकें वहां पर अपन पढ़ेंगे। फिर आंकलन द्वारा सूचनाएं इस हेतु संकलित की जाती है ताकि किसी भी बालक के संदर्भ में यह जान सकें कि क्या क्या जान सकें कि बालक ने क्या सीखा, उससे संबंधित सूचनाएं, सीखने की प्रक्रिया क्या थी, प्रोसेस से संबंधित सूचनाएं, और किस विधि से सीखा, उसका मेथड क्या है, उससे संबंधित सूचनाएं यहां पर प्राप्त की जाती है। फिर अपन ने पढ़े आपके आंकलन के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? 4। सबसे पहला कौन सा था? स्थापन, या इसी को क्या बोलते हैं? आधार रेखा आंकलन, जिसको पेलेस्डी या फिर बेस लाइन असेसमेंट इंग्लिश के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट शब्द BLA लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब क्या होगा? बेस लाइन असेसमेंट। ये किस प्रकार का आंकलन है? तो नियोजनात्मक, अर्थात आगे की प्लानिंग तैयार करने के लिए ये आंकलन किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या जांचा जाता है? तो इसके अंतर्गत ये जांचा जाता है कि जो बालक है उस बालक का वास्तविक अधिगम स्तर और कक्षा स्तर के बीच में कितना अंतर है, या फिर बालक का अधिगम स्तर कक्षा स्तर के अनुरूप है या नहीं है। अगर अनुरूप नहीं है तो फिर उसको अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से उसके अधिगम स्तर को कहां तक लाया जाता है? कक्षा स्तर तक लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, कहां से प्रारंभ होता है? 2 से। देखा अपन ने रचनात्मक आंकलन। अब आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। प्रारंभ में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान आपकी प्रक्रिया है वो सही उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है या नहीं, या बालक सही ढंग से सीख रहा है या नहीं, उसकी जांच हेतु तथा इस प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए जो आंकलन किया जाएगा वो कौन सा होगा? रचनात्मक आंकलन होगा। इसके जो निर्णय होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? अल्पकालिक निर्णयों में ही इसके परिणामों को अपन प्रयोग में लेते हैं। लंबे समय तक इसके परिणाम छात्र को प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे कक्षा के अंतर्गत जो आपके अनियोजित टेस्ट होते हैं। अब अनियोजित टेस्ट का मतलब सीधा ये बता दिया सोमवार को आपके टेस्ट है तो सोमवार को टेस्ट लेंगे। अब उसमें कोई प्रश्न वगैरह सर पहले से ही तैयार करके नहीं लाते, कोई मानदंड या मानकों के अनुरूप वो प्रक्रिया आयोजित नहीं करते। बच्चों से कहते हैं किताब दो, किताब ली, 5 प्रश्न लिखवा दिए। ठीक है, तो वो पहले से उन्होंने कोई भी परीक्षण वगैरह कुछ भी तैयार नहीं किया। अनौपचारिक रूप से उन्होंने क्या किया? परीक्षण आयोजित किया, क्योंकि केवल और केवल वो इन प्रक्रिया में क्या लाना चाहते हैं? सुधार लाना चाहते हैं। अंतिम जो बालक के परिणाम होते हैं होता है
योगात्मक आकलन होता है ये निर्णयात्मक होता है, अर्थात किसके लिए काम में लेंगे, डिसीजन के लिए काम में लेंगे। इसके निर्णय हैं वो बालक को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत आगे की तरफ जो भी प्रक्रियाएं पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, पहले यह जांचा कि इसके अंदर की आगे की जो सामग्री है, शिक्षण सामग्री, उसको बालक समझेगा या नहीं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब उसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। फिर 3 या 4, ये हर 4 से 5 वर्कशीट के बाद में कंटिन्यू आते रहेंगे। फिर साल में टिक करने वाली एग्जाम होती है सिर्फ ऐसे, एबीसी तो आप कार्यपत्र बीच बीच में बढ़ा रहे हो और 3 या 4 कार्यपत्र के बाद में छोटा टेस्ट आ रहा है, वो कौन से होंगे, रचनात्मक। समझ गए चीजों को। अब फिर जाने जाते हैं निदानात्मक आकलन के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो छोटी सी मैं बात क्लियर कर देता हूं आपकी, तो वो आपके लिए क्या है, परीक्षा। फिर इस परीक्षा को आयोजित करने की जो प्रक्रिया होगी, जिसके माध्यम से अपन बालकों से उत्तर लिखवाएंगे, उस उत्तर लिखवाने की पूरी प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है। अब मान लो कि आपके लिए पेपर लेके आए, वो पेपर दे दिया जाएगा, आप उसमें टिक लगाओगे, उससे जो सूचनाएं अपन प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा, परीक्षण। इस परीक्षण के आयोजित होने के बाद आपके उत्तरों को जांचकर अंक दे देंगे, वो क्या होगा, मापन। अब एक बार आपने किया परीक्षण को जांच, तो क्या हुआ, मापन। ऐसे खूब सारे परीक्षण, एक परीक्षण हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अलग अलग विषयों के अलग अलग परीक्षण हो गए। फिर अपने ये तो मात्रात्मक आंकड़े हुए, फिर अपने गुणात्मक आंकड़े भी खूब सारे किए। इन सभी पहले टेस्ट के नंबर जोड़ना, दूसरे के जोड़ना, तीसरे के जोड़ना, कुछ गुणात्मक परीक्षणों के माध्यम से भी क्या करना, जांच करना। वो खूब सारी एक साथ जो सूचनाएं कलेक्ट कर लोगे उसको क्या बोलेंगे, आकलन। उन सूचनाओं को इकट्ठा करना क्या कहलाएगा, आकलन। और इन आकलन से जो सूचनाएं आई उनके आधार पर अंत में निर्णय देना क्या कहलाता है, मूल्यांकन। तो इन योगात्मक आकलन को वृहद आकलन, जबकि रचनात्मक आकलन को सूक्ष्म आकलन की संज्ञा दी। आकलन है बालक की क्रिया सीखने में सामान्यतः जो गलतियां होती हैं उन सामान्य गलतियों को दूर करके उसको और अधिक सीखने के लिए सूचनाएं उपलब्ध करवाएगा। फिर बालक ने अंत में क्या सीखा, लास्ट में उसको जांचने के लिए आपके योगात्मक, और अंत में वास्तव में बालक की कौन कौन सी त्रुटियां रही जिनसे ये सीख नहीं पाया, जिनको सामान्यतः अपन पहचान नहीं पाए, फिर उनको जानने के लिए विशिष्ट प्रकार के जो होंगे वो कौन से होंगे, निदानात्मक आपके आकलन होंगे। अब आकलन के अधिगम प्रक्रिया के बीच में मध्य में चलता रहता है। और प्रकृति कैसी होती है, सुधार हेतु, जैसे रसोई द्वारा क्या करना, खाना चखना। अधिगम का आकलन अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में प्रकृति कैसी होती है, निर्णयात्मक, यानी कि अतिथि द्वारा क्या करना, भोजन चखना। अब मान लो कि अतिथि नहीं है, अपन खुद ही घर करके बैठे और फिर खाना बन रहा है, तो सारे आके आपस में तक बोले कि मैं इसे सर्वश्रेष्ठ बना सकता हूं, मेरा वाला पिछले तो मैंने बनाया था वो इसे अधिक सर्वश्रेष्ठ, यानी कि खुद के सामूहिक रूप से क्या करना, स्वयं का आकलन करना। एक समूह में स्वयं को आकलन के रूप में प्रस्तुत करना, कौन सा होगा, अधिगम के रूप में। और एक जैसे सीखते हैं तो सीखते सीखते ऑटोमेटिक ही उसके अंदर स्वयं का आकलन होता है। जैसे खाना बनाते हैं अपन तो स्वयं खुद अकेले बैठ के खाना बना रहे होते हैं, एक बार थोड़ा सा मान लो से नहीं बनता, फिर धीरे धीरे अभ्यास जैसे जैसे होता है तो ऑटोमेटिक अपन तुरंत अपने को पता चलता रहता है कि इसके बाद में क्या गड़बड़ हो सकती है या क्या नहीं हो सकती, या फिर अपनी धीरे धीरे ऑटोमेटिक सीखने की जो दर होती है वो बढ़ती है। और सीखने की दर कब बढ़ती है, तो अपने पहले आकलन किया हो तो अपने को पता लगे ना कि भाई कल तो ये था, आज ये सुधार, आज ये सुधार, और वो ऑटोमेटिक अपन स्वयं जांचते नहीं है फिर भी ऑटोमेटिक स्वतः ही उस प्रक्रिया के दौरान ही अपना जो आकलन चलता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो जैसे बालक है वो 2 पैराग्राफ पढ़े, ऑटोमेटिक नीचे एक पहली आ गई या क्वेश्चन आ गया, बालक ये नहीं पता है कि उसका आकलन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इन 2 पैराग्राफ को पढ़ने के तुरंत बाद में उसका उत्तर देके फिर अगले 2 पैराग्राफ आगे पढ़ता है, इतने में बीच में बुझो आ जाता है, बुझो कुछ पूछता है, फिर बालक अपना है वो आकलन करता है कि मेरे को ये प्रश्न आता है या नहीं, इसका कारण मेरे को पता है या नहीं, इतने में बीच में कोई ना कोई क्या जाती है पहली। ये सारे के सारे क्या होते हैं, अधिगम में आकलन। पाठ्य पुस्तक के जो अंत में आपके प्रश्न दे रखे होते हैं, पाठ्य पुस्तक के अंत में, वो तो आपने पूरे पाठ को सीखने के बाद वास्तव में क्या सीखा, और जबकि बीच बीच में तो क्या आप ये जानते हैं वो कौन से होंगे, अधिगम में आकलन। ठीक है, चलो। इवेल्युएशन, परीक्षाएं प्रक्रियाएं परीक्षा आधारित होती थी जो केवल बालक के ज्ञानात्मक पक्ष की जांच मात्रात्मक रूप में जांच करने में सहायक होती है। वर्तमान समय में अपन अब बालक के सर्वांगीण व्यवहार परिवर्तन की जांच हेतु मूल्यांकन नामक विस्तृत अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। फिर अपन त्रिकोण किसके द्वारा दिया गया था, ब्लूम के द्वारा, इसलिए इसको ब्लूम का त्रिकोण भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य को निर्धारण किया जाता है, उसके बाद में अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं, और अंत में इन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई इसको जांचने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको किस नाम से जानेंगे, मूल्यांकन। फिर अपन ने परिभाषा देखी क्विलिन तथा हन की। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संदर्भ में परमाणु सूचनाओं का संकलन एवं उनकी व्याख्या करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन। अल्फ्रेड व टाइडमैन ने क्या बताया है, अनुभवों की उपयोगिता के संदर्भ में निर्णय देना क्या कहलाता है, मूल्यांकन। फिर अपन ने पढ़ा दांडेकर ने क्या बताया, मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें यह जांचा जाता है कि निश्चित समय में बालक ने किन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक की। फिर अपन ने देखा बीएस ब्लूम के अनुसार, ब्लूम ने क्या बताया, योग्यता निर्धारण की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। फिर पढ़ा अपन ने कोठारी आयोग के अनुसार, कोठारी आयोग क्या कहता है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह संपूर्ण है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अटूट अंग है, इसका शिक्षण उद्देश्य से निकटतम, सबसे मूल्यांकन सबसे अधिक निकटतम संबंध किसके साथ रखता है, शिक्षण उद्देश्यों के। इसके द्वारा शिक्षक की शिक्षण योजनाओं, तकनीकों, विधियों तथा छात्र की अधिगम आदतों को केवल जांचा ही नहीं जा सकता बल्कि उनमें सुधार हेतु दिशा निर्देश देता है। फिर अपन ने कहा कि लास्ट में मूल्यांकन किस कार्यों की जांच हेतु किया जाता है, तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया और शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया में क्या योगदान रहा।
फिर अपन ने एक मूल्यांकन के गुण देखे, श्रेष्ठ मूल्यांकन के गुण। सबसे पहला कौन सा है? वस्तुनिष्ठता, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं ऑब्जेक्टिविटी। दो प्रकार से डिफाइन होती है। पहले प्रकार से ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता के लिए अपन कह सकते हैं कि वह मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होगा जिसके परिणामों पर जांचकर्ता की रुचि, पसंद, पूर्वाग्रह, मनोदशा आदि व्यक्तिगत कारकों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो। और दूसरा अपने वस्तुनिष्ठता है, उसका परिमाप क्या है? अलग अलग परीक्षण करता हूं या जांच करता हूं द्वारा जांच करवाने पर भी समान परिणाम अपने को प्राप्त हो। प्रत्येक बार समान परिणाम, अलग अलग कितने भी जांचकर्ताओं से जांच करवा लो, भले ये जो परीक्षण पत्र आयोजित करते हैं उनमें जो प्रश्न डाले जाते हैं उनके उत्तर हमेशा कैसे होने चाहिए? अद्वितीय हल वाले होने चाहिए, अर्थात उसका एक ही उत्तर होना चाहिए, अलग अलग उत्तर नहीं होने चाहिए। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का अर्थ है परिणाम में स्थिरता। विश्वसनीयता का क्या है? परिणाम में स्थिरता, अर्थात परिणाम बदलने नहीं चाहिए। बदलेंगे कब नहीं? जब आप अंकन में क्या रखोगे? शुद्धता। इस विश्वसनीयता का मतलब होता है वह मूल्यांकन विश्वसनीय होगा जिसमें परीक्षण को अलग अलग समय व परिस्थितियों में आयोजित करने पर भी परिणाम क्या रहे? समान। देखो, वस्तुनिष्ठता में क्या बदला है? परीक्षक या जांचकर्ता, जबकि विश्वसनीयता में क्या बदलेगा? परिस्थितियां और समय। फिर वेधता, वह मूल्यांकन वेद होगा जब वह उस उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो जिसके लिए वह आयोजित किया जा रहा है। फिर है विभेदकारिता, कक्षा कक्ष के बालकों को अलग अलग मानसिक स्तर के आधार पर विभाजित कर पाने में सक्षम है तो मूल्यांकन कैसा है? विभेदकारी। और ये नहीं बता सकते कि कौन सा बालक कमजोर है, कौन सा औसत है, कौन सा प्रतिभाशाली है। अगर मूल्यांकन के परिणामों से ये पता नहीं चले तो वो मूल्यांकन फिर कैसा नहीं है? विभेदकारी नहीं है। फिर सततता, मूल्यांकन एक आवधिक प्रक्रिया नहीं होकर क्या होता है? सतत प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो अलग अलग रूपों में व्यापकता को अपन ने समझा। एक तो पाठ्यक्रम की व्यापकता, अर्थात पाठ्यक्रम के प्रत्येक पहलू की जांच कर पाने में सक्षम है तो मूल्यांकन क्या है? व्यापक। और दूसरा व्यवहार के संदर्भ में, तो बालक के व्यवहार के सभी पक्षों की जांच कर पाने में सक्षम है तो मूल्यांकन क्या होगा? व्यापक होगा। फिर व्यावहारिकता, व्यवहारिकता के अंतर्गत अपन ने देखा कि तय समय में क्या हो जाना चाहिए? पूरा। प्रश्नों की संरचना, आकार छोटा हो, बालकों के समझ में आने योग्य हो। परीक्षण पत्र का आयोजन है वो विद्यालय संसाधनों के अनुरूप हो। इसका साधारण अर्थ है कि यदि अपन व्यावहारिक परिस्थितियों में मूल्यांकन को आयोजित कर पाने में सक्षम है, कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं हो रही है, तो यह गुण क्या कहलाता है? उसका व्यावहारिकता। शायद ये लास्ट अपन ने लिखा नहीं था, इन पढ़ना स्टार्ट किया था, वो था मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व ही एक न्यूनतम अधिगम स्तर को मानदंड के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जिसको अपन ने किस नाम से जाना? स्वामित्व स्तर या मास्टरी लेवल। अब जो बच्चा इस स्वामित्व स्तर या मास्टरी लेवल से ऊपर होगा वो आपके पात्र है, अर्थात उसने अधिगम दक्षताएं हैं वो अर्जित कर ली है, और इससे नीचे है उसने अधिगम दक्षताओं को अर्जित नहीं किया है। तो इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं? पहले ही एक लेवल को निर्धारित कर लेते हैं। इसमें छात्रों के अंकों का कोई महत्व नहीं होता, चाहे इस मास्टरी लेवल से ऊपर कितने भी अंक है तो सभी के सभी छात्र केवल और केवल उस लेवल से ऊपर है, उनके अंकों का कोई महत्व नहीं होगा। दूसरे प्रकार का होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन, जिसको नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अंतिम निष्कर्षों पर पहुंचने हेतु छात्रों के अंकों की आपस में तुलना की जाती है। पहले से कोई भी प्रक्रिया है वो पूर्व निर्धारित नहीं होती है। जब छात्रों के परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, उन परिणामों के आधार पर अपन अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। उससे पहले किसी भी प्रकार का निष्कर्ष या अनुमान लगाना संभव नहीं होता है। छात्रों के अंकों की तुलना आपस में की जाती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा आंतरिक मूल्यांकन, उसी शिक्षक द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया आयोजित करवाया जाए जिसने शिक्षण कार्य किया था। उसी शिक्षक के द्वारा नहीं करवाकर किसी बाह्य शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को आयोजित करवाया जाए तो आपका कौन सा होगा? बाह्य मूल्यांकन। पाठ्यांतर्गत पाठ के दौरान मूल्यांकन, पाठ्यांतर्गत पाठ पूरा होने के बाद मूल्यांकन, पाठ्येतर मूल्यांकन। उसके बाद में अपन ने मूल्यांकन की तकनीकें, प्रविधियां, टूल्स या साधन है वो पढ़ना प्रारंभ किया था। अपन ने कहा था कि मूल्यांकन की तकनीक, जो आपके टूल होते हैं, साधन होते हैं, कि किन किन साधनों से अपन बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो उसके लिए दो प्रकार की प्रविधियां होती है, एक मात्रात्मक और दूसरी कौन सी? हालांकि इनका अलग अलग वर्गीकरण खूब सारा है, लेकिन अपने दो किस किस रूप में अपन परीक्षण कर सकते हैं? मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। लिखित को फिर आपके आयोजित करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रश्नों या परीक्षणों की आवश्यकता होती है, जिसमें वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यास्मरण प्रश्न और एक प्रत्याभिज्ञान प्रश्न। प्रत्यास्मरण फिर दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण प्रत्यास्मरण और दूसरा रिक्त स्थान पूर्ति। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है तो साधारण, और यदि फिल इन द ब्लैंक्स आए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। फिर दूसरा आपके प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, जिसको रिकॉग्नाइज अर्थात पहचान करने योग्य, जिसमें एक तो कौन सा होता है? एमसीक्यू, बहुविकल्पी प्रश्न।
एक एकांतर प्रत्युत्तर यस या नो वाले, एक वर्गीकरण प्रश्न जिसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, अलग अलग वस्तुओं या तत्वों या सूचनाओं को किसी विशिष्ट समानता या असमानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट देना। सुमेलन का मतलब दो अलग अलग स्तंभ दे रखे होंगे, उनमें जो सूचनाएं दे रखी होगी उन सूचनाओं को आपस में मिलाना होता है। और सादृश्य प्रश्न एनालॉजी, पहले दो घटकों का जैसा संबंध है वैसा ही अगले दो घटकों का संबंध होगा, वो क्या कहलाता है, सादृश्य रूप। फिर अपन ने नाम लिखे केवल गुणात्मक प्रविधियां, संचयी अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अवलोकन, समाजमिति, जांच सूची, क्रम निर्धारण, मापनी, अभिवर्ती और दत्त कार्य। इसमें सबसे पहले अपन ने मात्रात्मक प्रविधियों को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले कौन सी पढ़ी अपन ने, किस किस को जांचने के लिए आयोजित करते हैं, तो बालक की स्मृति स्तर को जांचा जाता है, बालक का आत्मविश्वास को जांचते हैं, विचार अभिव्यक्तिकरण का इसके अंतर्गत मूल्यांकन किया जाता है, उच्चारण दक्षताओं को इसके अंतर्गत जांचा जाता है। साधारणतः ये छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। 2 नंबर के क्या हो गए, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष। परीक्षणों के क्या क्या दोष होते हैं, विषय वस्तु की गहनता से पता नहीं चलता है, इनका निर्माण कार्य क्या होता है, कठिन, श्रम और समय अधिक खर्च होता है, अनुमान के आधार पर उत्तर देने की गलत आदत का विकास होता है, सृजनात्मकता, मौलिकता, भाषा शैली, विचार अभिव्यक्तिकरण आदि की जांच संभव नहीं है, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क, चिंतन आदि की जांच संभव होता। पोर्टफोलियो, बालक के किन्हीं विशिष्ट कार्यों को नमूना कार्य, संचयी अभिलेख, तो बालक के संपूर्ण जानकारियां विस्तृत रूप से शिक्षा के प्रारंभ करने से लेकर अब तक की सभी जानकारियों का विस्तृत अभिलेख किस नाम से जाना जाता है, संचयी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। एक बार बोलना बंद कर दो सब, जिसकी भी आवाज आ रही है। जिस रिकॉर्ड का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, पोर्टफोलियो। इसमें याद रखना आपने विशिष्ट बात क्या है, साथ में एक सैंपल या नमूना लगाया जाएगा। तीसरा कौन सा है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, आकस्मिक घटनाओं को देखने पर प्राप्त परिणामों को या प्रेक्षणों को जिस रजिस्टर में दर्ज करते हैं वो कौन सा होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसको आकस्मिक घटनावृत्त रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था 4 नंबर पे, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। ये वर्तमान समय में अब नवीनतम रूप में बुलेटिन बोर्ड एक डिस्प्ले सामग्री है, बनाया गया था, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, परख। अब ये जो चीजें नोट्स में नहीं है ना, आप इनको बोर्ड जितने भी एग्जाम आयोजित करवाते हैं, जैसे सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, इन सबको गाइडलाइन जारी करते हैं, जिसमें बालक के 360 डिग्री यानी कि समग्र आयामी संपूर्ण उसके अलग अलग क्षेत्रों के रिकॉर्ड को दर्ज कर इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें बालक का स्वयं का आत्म मूल्यांकन भी होता है, उसके सहपाठियों द्वारा उसके बारे में किया गया मूल्यांकन भी होता है, अभिभावकों से भी सूचनाएं दर्ज होती है और शिक्षकों से भी इसके अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त करके दर्ज की जाती है। फिर कौन सा, इंटरव्यू, साक्षात्कार, तो कितने प्रकार का, आमने सामने बैठकर जो उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, साक्षात्कार। विषय वस्तु और प्रश्नों की संरचना यदि पूर्व निर्धारित पूर्व नियोजित होती है तो कौन सा होगा, संरचित। दोनों ही पूर्व निर्धारित नहीं हो तो असंरचित। विषय वस्तु तो पहले से ही निर्धारित हो लेकिन प्रश्नों की संरचना नहीं हो तो कौन सा होता है। और सबसे अधिक उत्तम प्रकार का भी किसको मानते हैं, अर्थ संरचना विधि जनक कौन है, वुडवर्थ। इसको किस नाम से जानते हैं। लिखित साक्षात्कार कितने प्रकार की होती है, 4, खुली, बंद, चित्रित और मिश्रित। फिर पढ़ापन ने अवलोकन, किसी घटना को घटित होते हुए देखकर सूचनाएं प्राप्त करना, और वो सूचनाएं किस नाम से जानी जाती है, प्रेक्षण के नाम से जानी जाती है। तो प्रेक्षण प्राप्त करने की प्रक्रिया किस को क्या कहते हैं, अवलोकन। अवलोकन के अंतर्गत एक तो स्वतः स्वयं का अवलोकन, दूसरा कौन सा, बाह्य अवलोकन, किसी प्रेक्षक द्वारा क्या करना, अवलोकन। दूसरा प्रत्यक्ष का मतलब अवलोकन करता स्वयं उस घटना स्थल पर मौजूद हो, और अप्रत्यक्ष का मतलब सूचनाएं किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से या यंत्र के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करे तो कौन सा, अप्रत्यक्ष अवलोकन। फिर एक अवलोकन होता है आपका नियोजित और दूसरा अनियोजित। नियोजित के अंतर्गत पहले से ही किन किन चीजों का अवलोकन करना है, कौन कौन से बिंदुओं के आधार पर अवलोकन करना है वो फिक्स होते हैं। और अनियोजित में अनियंत्रित प्रकार से कोई भी पहले से ही विशेष क्षेत्र फिक्स नहीं होता है कि इन चीजों की जांच करनी है। फिर आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट, असहभागी अवलोकन करता है, वो उस घटना के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम चल रहा होता है उसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है, केवल सूचनाएं प्राप्त करता है। दूसरे वाले में अवलोकन करता स्वयं घटना के अंतर्गत सक्रिय सदस्य होता है,
उसके अंदर आपका एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। और तीसरा वाला अर्ध सहभागी में क्या होता है कि जो घटनाक्रम है वो अवलोकनकर्ता के निर्देशन में संपादित होगी, लेकिन संपादित कौन करेंगे, स्टूडेंट या छात्र। तो इस प्रकार का अवलोकन है वो आपका कौन सा कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ अवलोकन कहलाता है। फिर आती है आपकी समाजमिति विधि। प्रतिपादक कौन है, जे.एल. मोरिनो। ये व्यक्तित्व मापन की क्या है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में किसी छात्र के मूल्यांकन हेतु उसके सहपाठी छात्र समूह द्वारा क्या करते हैं, जानकारियां प्राप्त करते हैं। वरीयता क्रम के आधार पर छात्र का सामाजिक लोकप्रियता का पता लगाया जाता है। किसी भी समूह में कोई भी व्यक्ति कितना अधिक लोकप्रिय है उसको जांचने के लिए कौन सी विधि काम में आती है, समाजमिति विधि। इसी के आधार पर अपने राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जांच सूची चेकलिस्ट, इसमें क्या करते हैं, हाँ या ना में अपना विचार व्यक्त करते हैं। क्रम निर्धारण के अंतर्गत क्या करते हैं, अपनी तरफ से क्रम है, किसी भी वस्तु या घटना को अपनी तरफ से मूल्य प्रदान करते हुए उसको क्या करना, क्रम निर्धारित करना, उसको निश्चित स्थान प्रदान करना क्या कहलाता है, क्रम निर्धारण। इसके लिए 5 बिंदु काम में लेते हैं, सदैव, प्राय, अक्सर, औसतन, कभी कभी और कभी नहीं। इसके बाद में देखो अभिवर्ती मापनी, यानी कि दृष्टिकोण का मापन करना हो कि उसकी विचारधारा क्या है, दृष्टिकोण क्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर किसी एक टॉपिक देते हैं उसको और उस टॉपिक पर उसके विचार व्यक्त करने को बोलते हैं और उन विचारों के आधार पर अपन तय करते हैं कि इस छात्र का इस विषय के प्रति उसका एटीट्यूड या उसकी अभिवर्ती क्या है। फिर आया नेक्स्ट आपके दत्त कार्य या नियत कार्य। निश्चित अवधि में क्या किया जाता है, इसको संपादित। और ये कक्षा और गृह कार्य दोनों रूप में क्या कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन इनकी तरह ये दैनिक नहीं होता है, क्योंकि कक्षा कार्य और गृह कार्य तो क्या होते हैं, डेली, लेकिन ये डेली नहीं होते हैं, ये निश्चित अवधि में संपादित करना होता है। किसके लिए ये कार्य आयोजित करते हैं, तो रचनात्मक प्रवृत्तियों के मूल्यांकन या जांच हेतु किसका प्रयोग करते हैं, दत्त कार्य या नियत कार्य। या बालक की अधिगम प्राप्ति के स्तर को जांचने के लिए जो विशिष्ट प्रकार के परीक्षण आयोजित करते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, उपलब्धि परीक्षण। इंग्लिश में क्या बोलते थे इनको, अचीवमेंट टेस्ट के नाम से अपन जानते हैं। फिर इन उपलब्धि परीक्षणों के निर्माण हेतु अपन ने सोपान देखे, जिसमें सबसे पहला सोपान आपका कौन सा आया था, योजना निर्माण। योजना निर्माण के अंतर्गत कितने प्रकार की योजनाएं निर्मित होती है, 3 प्रकार की योजनाएं निर्मित होती है। सबसे पहली जो योजना निर्मित होती है वो होती है उद्देश्यों का निर्धारण। तो 1 नंबर पे अपन ने क्या किया, उद्देश्यों का निर्धारण। अब मेरे को आप ये बताएंगे कि कितने उद्देश्य निर्धारित किए गए, 4। कितने उद्देश्य, 4। तो उपलब्धि परीक्षणों के लिए केवल 4 ही उद्देश्य निर्धारित होते हैं। कौन कौन से, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। अभिरुच्यात्मक और अभिवर्त्यात्मक उद्देश्यों को उपलब्धि परीक्षणों के अंतर्गत सामान्यतः नहीं मापा जाता है। तो कितने उद्देश्यों, स्वरूप। तो परीक्षण के स्वरूप में किसके लिए कितना अंक बार निर्धारित होता है और इसके अलावा आपके परीक्षण का फॉर्मेट कैसा होगा, इस बात के लिए अपन ने परीक्षण का स्वरूप तय किया, जिसमें सबसे पहले अपन ने उद्देश्यों के आधार पर अंक बार, उसके बाद में विषय वस्तु के आधार पर अंक बार, प्रश्नों के प्रकार के आधार पर अंक बार, कठिनाई स्तर के आधार पर अंक बार। फिर अपन ने पेपर में कितने खंड होंगे, खंडों का विभाजन कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या प्रश्नों में क्या क्या विकल्प होंगे, उन विकल्पों की योजना भी किसके अंतर्गत निर्धारित करते हैं। तो एक प्रकार का त्रिआयामी चार्ट होता है, लिखा है मैंने आपको, कौन कौन सी चीजों को लेकर बनाते हैं, उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रश्नों के प्रकार। तो प्रश्नों के प्रकार, विषय वस्तु और उद्देश्य, 3 चीजों को, 3 अलग अलग घटकों का निर्माण करते हैं, जो कि आपके परीक्षण के लिए एक खाका या आपके लिए एक पूर्व रूप में इसको व्यवस्थित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब योजना ब्लूप्रिंट को आधार मानकर ज्ञान से संबंधित कितने प्रश्न है, कौन सी विषय वस्तु से है, कौन से प्रकार का प्रश्न है, उनका क्या करना, निर्माण करना। तो प्रत्येक उद्देश्य को निर्माण। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, 3 नंबर पे अंकन योजना। कौन सी योजना अपनाते हैं, अंकन योजना। अंकन योजना का मतलब यहां पर यह था कि इस प्रश्न पत्र में, परीक्षण पत्र में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर है वो किस प्रकार से बालक को देने होंगे या किस, और ये किसके लिए तैयार की जाती है, कौन सा गुण है, किस गुण के लिए, वस्तुनिष्ठता के लिए। किसके लिए, वस्तुनिष्ठता के लिए। तो वस्तुनिष्ठता के आधार, इसको विकसित करने के लिए, वस्तुनिष्ठता के गुण को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे अपने, अंकन योजना। तो सामान्यतः वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से जाती है। किस प्रश्नों के लिए, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए, उसके आधार पर अंकन योजना तय होती है। फिर मास्टर आंसर, तो जैसे मान लो कि 10 अंक का कोई क्वेश्चन है, उसमें कौन सा काम करते हैं, गुण है उसको बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए आप क्या करोगे, परीक्षण का विश्लेषण। इसमें क्या जांचा जाता है कि आपके अलग अलग 3 स्तरों के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं या नहीं दिए गए, जैसे सरल प्रश्न, मध्यम कठिनाई वाले और कठिनाई वाले प्रश्न। ठीक है, तो 3 स्तरों का ध्यान रखा गया या नहीं रखा गया, अधिक मूल्यांकन। तो परीक्षण का देखो मूल्यांकन, इसके अंतर्गत की जांच हेतु मैंने शायद आपको अलग अलग विधियां भी बताई होगी।
विधि तो होती है परीक्षा पुनर्परीक्षा विधि। कौन सी? कुछ अवधि बाद, कुछ दिनों बाद परीक्षा विधि। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, उन सभी प्रश्नों को अपन सरल से कठिन के क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं। बोला कूटर रिचर्डसन के द्वारा गुणात्मक, जबकि वो किस प्रकृति के? गुणात्मक। उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालक की त्रुटि के कारण का, वास्तविक कारण का पता लगाना। इनका क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्राप्ति स्तर का पता करना, और प्राप्ति स्तर का पता करके क्या दे देते हैं? अंक। इसलिए ये क्या है? मात्रात्मक। जबकि ये अधिगम कठिनाई के वास्तविक कारण का पता लगाकर कारणों की क्या करते हैं? व्याख्या। इसलिए क्या है? गुणात्मक। इसके अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष की ही जांच पर अधिक बल देते हैं, जबकि व्यवहार के तीनों पक्षों की जांच पर बल देता है। यहां पर परिणाम होते हैं वो किसका आधार होते हैं? कक्षा उन्नति का। जबकि इसमें परिणाम किसका आधार होते हैं? उपचारात्मक शिक्षण का। इसमें प्रश्नों का जो व्यवस्थित क्रम होता है वो क्या होता है? सरल से कठिन की ओर। जबकि इसमें किसमें होता है? सीखने के क्रम में, कि बालक ने कितना सीख रहा है। तो प्रश्नों की जो संरचना बदलेगी वो उसके सीखने के आधार पर बदलेगी। अधिगम परिस्थितियों का कोई महत्व है नहीं होता, जबकि यहां पर अधिगम परिस्थितियों को क्या करते हैं? महत्व है देते हैं। लिखो। देखा था कि निदान को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? डायग्नोज। डायग्नोज का मतलब होता है रोग के कारण का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षण वे विशिष्ट परीक्षण होते हैं जिनके माध्यम से बालक के अधिगम न्यूनता या कठिनाई या त्रुटि के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाता है। क्योंकि उपलब्धि परीक्षण बालक के अधिगम न्यूनता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, परंतु न्यूनता के कारण बताने में सक्षम नहीं होते। तब अपन ने अलग से एक परीक्षण है वो प्रयोग में लेते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? निदानात्मक परीक्षण। यहां पर उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण आपस में एक दूसरे से अलग क्यों है, उसके लिए अपन ने अंतर देखे थे। सबसे पहला अंतर अपन ने देखा कि उपलब्धि परीक्षण हमेशा जो परिणाम प्रदर्शित करते हैं वो किस रूप में प्रदर्शित करते हैं? मात्रात्मक में करते हैं, गुणात्मक में। ठीक है। जबकि व्यवहार के तीनों पक्षों की जांच पर आधारित कौन से परीक्षण होते हैं? निदानात्मक परीक्षण। इनमें जो प्राप्ति स्तर होता है उसको किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? अंकों के रूप में। जबकि यहां पर बालक है उसकी अधिगम की कठिनाई है उसको व्याख्या सहित प्रस्तुत किया जाता है। इनमें परिणाम होते हैं वो किसका आधार बनते हैं? कक्षा उन्नति का। जबकि यहां पर परिणाम होते हैं वो किसका आधार होते हैं? उपचारात्मक शिक्षण का। इनमें जो प्रश्न होते हैं वो किस क्रम में होते हैं? सरल या अवधारणात्मक त्रुटि, और दूसरी तथ्यात्मक या सूचनात्मक। यदि कोई आंकड़ों से या सूचनाओं से संबंधित कोई त्रुटि है तो वो तथ्यात्मक, और यदि कोई नियम सिद्धांतों समझने योग्य बातों से यदि कोई त्रुटि है तो वो कौन सी है? सिद्धांतिक या अवधारणात्मक। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने देखा कि बालक की त्रुटि के क्या कारण है, बालक किन परिस्थितियों में त्रुटि करता है, बालक द्वारा की गई त्रुटि का अन्य त्रुटियों से क्या महत्व है, और बालक द्वारा की गई त्रुटि का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है, और त्रुटि की व्यापकता क्या है। ये अपन इसके अंतर्गत परीक्षणों के अंतर्गत जांच करते हैं। फिर अपन ने देखे थे सोपान कितने होते हैं? 5। सबसे पहले क्या करते हैं? उपयुक्त छात्रों का चुनाव, अर्थात जिन जिन बालकों के अधिगम में कठिनाई है से चयन करके फिर क्या करते हैं? उनकी कठिनाई क्षेत्र का पता लगाते हैं कि इनके किन किन क्षेत्रों में कठिनाई है, सीखने में क्या इनकी प्रॉब्लम। वो जब प्रॉब्लम पता चले तब उसके त्रुटि होने के, गलतियां करने के कारण पता करने के लिए उसका क्या करेंगे? विश्लेषण। त्रुटियों के विश्लेषण से पता चलेगा कि इसके वास्तव में एक्चुअल त्रुटि है वो क्यों हो रही है। अब जब अपने को वास्तविक त्रुटि का पता लग गया, कारण का पता लग गया कि क्यों होता है साथ, तो उसका क्या करेंगे? इलाज। और इलाज के तौर पर कौन सा कार्य करवाएंगे? उपचारात्मक शिक्षण। त्रुटि पुनरावृत्ति पर रोक लगाते हैं। प्रकार तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? प्रमापीकृत, ऐसे निदानात्मक परीक्षण जो कि विशिष्ट मानकों या मानदंडों को आधार मानकर निर्मित किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रमापीकृत। इनको क्या बोल देते हैं? वैज्ञानिकृत। इनको ही बोल देते हैं मानकीकृत। और ये विश्व के सभी बालकों के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक नियमों व सिद्धांतों का ध्यान में रखकर इनका निर्माण किया जाता है। और यदि अपन बिना किसी मानदंडों या मानक को आधार मानकर परीक्षण तैयार करते हैं जो कि अध्यापक के द्वारा ही निर्मित होते हैं, अध्यापक अपने बालकों के लिए उन बालकों ने कैसी त्रुटि की उसके आधार के लिए अध्यापक द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ऐसे परीक्षण किस नाम से जाने जाते हैं? अप्रमापीकृत या अमानकीकृत परीक्षण। और ये सभी अन्य बालकों के लिए उपयोगी नहीं होती है, ये केवल और केवल उसी समूह के लिए उपयोगी है जिनके लिए इनका निर्माण किया गया है। अन्य कोई भी विद्यार्थी होंगे साथ सह शैक्षणिक दो, और फिर निश्चित समय के बाद में होने वाली परीक्षाएं भी आपकी किसके अंतर्गत आएगी? सतत में। अब ये नहीं कि फर्स्ट टेस्ट तो अपन ने करवाया, सेकंड करवाया ही नहीं, और डायरेक्ट कौन सा करवाया? थर्ड। इसका मतलब फिर उनमें सततता नहीं है। तो फर्स्ट भी होना चाहिए, सेकंड भी होना चाहिए, अर्धवार्षिक परीक्षा भी होनी चाहिए, और वार्षिक होनी चाहिए, तब जाकर ये क्या कहलाएगा? सतत। तो सतत में दोनों चीजें शामिल। फिर आपकी बात आती है किसकी? व्यापकता की। तो व्यापकता का अर्थ यहां पर आपके शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों प्रकार के आपके बालक के विकास से संबंधित क्या होनी चाहिए? मूल्यांकन में व्यापकता होनी चाहिए। और अपन ने किन किन चीजों की व्यापकता बताई? विषय वस्तु की व्यापकता, अवसरों की व्यापकता, तरीके की व्यापकता, साधन और तकनीकों की व्यापकता, जांच की व्यापकता। ठीक है, एक बार लिखो थोड़ा सा। राजस्थान में सर्वप्रथम 5 मई 2010 से सीसी प्रारंभ हुआ और राजस्थान के कुल 60 विद्यालयों को शामिल किया गया था। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिलों से सबसे पहले प्रारंभ हुआ, जिसमें अलवर और जयपुर शामिल थे। अलवर के 40 स्कूल थे और जयपुर के 20 स्कूल थे, और 5 मई 2010 से सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू किया गया था 2015-16 के सत्र में। कब लागू किया गया? 2015-16। और प्रारंभ कब हो गया था? 2010 में। और जिस दिन घोषणा की गई वो डेट थी 5 मई 2010। और कितने स्कूलों में? 60। 40 तो थे अलवर के और 20 थे जयपुर के। ठीक है, एक बार ये इतनी में मैंने बताया फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट बाद में होती है।
अर्थ शैक्षणिक और सह शैक्षणिक बालक के व्यवहार अपने शिक्षण के शैक्षणिक पक्ष और उसी के सह शैक्षणिक पक्ष दोनों को शामिल करते हुए बालक का मूल्यांकन करना है। शैक्षणिक पक्ष के अंतर्गत मुख्य पाठ्यक्रम कोर पाठ्यक्रम आता है, जिसके अंतर्गत विद्यालय के लिए जो अनिवार्य विषय होते हैं उन अनिवार्य विषयों का मूल्यांकन करना, और सह शैक्षणिक पक्ष के अंतर्गत जो मुख्य कोर पाठ्यक्रम के अलावा पाठ्यचर्या के अन्य हिस्से होते हैं, जैसे जीवन कौशल, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियां, विभिन्न कौशल, इनका भी साथ में विषय वस्तु, सभी जितनी भी प्रकार की विषय वस्तुएं हैं उन विषय वस्तुओं को व्यापक रूप से उनका मूल्यांकन करना। दूसरी अवसरों की व्यापकता। अवसरों की व्यापकता से तात्पर्य अपने समझा था कि बालक के लिए लगातार मूल्यांकन आयोजित हो, जिसकी वजह से उनके पास अवसरों की जिससे कि वो मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। तीसरा देखा अपने तरीके की व्यापकता। तो मूल्यांकन के तरीकों में संकलन के लिए और तरीके अपनाओ, जैसे के संदर्भ में सूचनाएं प्राप्त करो, तो सूचनाएं प्राप्त करने के तरीके, तो अभी तक अपन जिन साधनों से सूचनाएं प्राप्त करते थे वो अधिकतम आपके मात्रात्मक साधन और तकनीकों में भी क्या होनी चाहिए, व्यापकता। तो अभी तक अपन बालक की जांच केवल और निश्चित निष्पादन स्तर होता है, सीखने का स्तर होता है कि इस कक्षा का बालक को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है आपके सीसी। फिर अपन ने देखा शिक्षण हेतु आगामी मार्गदर्शन हेतु सूचनाएं प्राप्त करना। अब आगामी आपकी शिक्षण व्यवस्थाएं किस प्रकार को बरकरार रखना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बीसी में सीसी की संरचना। तो सबसे पहले प्रारंभ प्राथमिक स्तर से सीसी प्रारंभ होता है, कौन से वर्ष से होता है, 2004-5 से। उच्च प्राथमिक स्तर पर कब से होता है, 2006-7 से। माध्यमिक स्तर पर सबसे पहले कक्षा 9 में प्रारंभ होता है, कब 9-10 में, और कक्षा 10 में कब से प्रारंभ होता है, 2010-11 से कक्षा 10 में प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके लिए आपकी कौन सी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अब उस एबीएल कक्ष में सारी चीजें गतिविधि से संबंधित होती है, खूब सारे खेलने के साधन होते हैं, खूब सारे गतिविधि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करवाने से संबंधित साधन रखे होते हैं, और वो आपकी शामपट की दीवार को किस रंग देते हैं, शामपट बना देते हैं। नीचे की कितने फीट तक की दीवार, 3। दोनों साइड की दीवारों पर एक तरफ हिंदी और एक तरफ अंग्रेजी अर्थात भाषा से संबंधित पूरी दीवार पर चित्र बनाए हुए होते हैं और कुछ अक्षर लिखे हुए रहते हैं, जिससे बालक उन चित्रों को देख कर क्या कर सके, सांकेतिक अधिगम कर सके। और सामने सीसीपी, एबीएल और सीसी तीनों चीज समझ गए क्या होती है, समझ गए, चलो लिखो। तो अभी मैंने आपको पहले बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत चलाई गई, और इसका मुख्य एक ही उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। मुख्य उद्देश्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यहां पर अपन ने पहले लिखा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय नवाचार अर्थात एक नवी परियोजना चलाई गई, और किसके लिए, ताकि बालकों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, इसके लिए। अब इसके अंतर्गत इसको चलाने के लिए जिन जिन संस्थानों के मध्य समझौता हुआ होते हैं, तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो कि आपका बीकानेर में, एक यूनिसेफ जो कि आपकी यूएनओ की क्या एक शाखा है, राजकीय माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर से संबंधित, ठीक है, जो प्रशासनिक स्तर पर शिक्षा से संबंधित कार्य देखे, एक SIERT उदयपुर। इन सभी संस्थानों ने मिलकर एक समझौता किया कि राज्य में क्या कैसी शिक्षा उपलब्ध हो, गुणवत्तापूर्ण। तो बोले क्या करें, तो बोले एक इनिशिएटिव चलाया जाए, एक नवाचार चलाया जाए, और उस नवाचार का नाम क्या रखा गया, SIQE, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो बोले इसके अंदर क्या क्या चीजों को शामिल करें, तो बोले इसमें सबसे मुख्य 3 बिंदुओं पर ध्यान देना है। एक तो सीसीपी का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, अर्थात जितने भी प्रकार के शिक्षण से संबंधित व्यू रचनाएं निर्धारित करें, जो भी शिक्षण विधियां प्रयोग में ले, जो भी कार्य करवाए जाए, जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित हो, जो भी कक्षा के अंतर्गत बालकों को सिखाने के लिए कार्य किए जाए, उन सबको किसके केंद्रित कर दिया जाए, अर्थात बालकों के अनुरूप ही संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलनी चाहिए। तो जितनी भी कक्षा में आजकल कार्य होते हैं, गतिविधियां होती है, उनमें से वो शिक्षण विधि उतनी ही अधिक प्रभावशाली है। तो इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बालकों की क्रिया, कोई भी कार्य करवाओगे, कोई भी रूप से कोई कार्य करने के लिए दिया जाए, लेकिन उसमें बालक बैठा नहीं रहना चाहिए, उसमें किसी न किसी रूप में क्या होना चाहिए, क्रियाशील एक्टिव होना चाहिए। तो सिखाएंगे किस रूप में, एबीएल के रूप में। फिर बोले कि ये चीजें जो सीखी उनकी जांच कैसे हो, तो जांच किस प्रकार से होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट, जो राजस्थान में होता है पहली टर्म में स्थापना मूल्यांकन से लेकर ऐसे 1 तक, फिर ऐसे 1 से लेकर अर्धवार्षिक परीक्षा तक, जिसमें बीच में अपने पास कौन सा हो जाता है, ऐसे 2। फिर थर्ड टर्म आता है जिसके अंतर्गत अर्धवार्षिक बाद में वार्षिक परीक्षा तक, बीच में 3 आपके योगात्मक आंकलन ऐसे 1 ऐसे 2 और RKSMB के आयोजित होते रहते हैं, और 2 आपकी मुख्य परीक्षाएं, एक तो अर्ध सत्र वाली और एक सत्रांत वाली। अर्ध सत्र परीक्षा कौन सी है, अर्धवार्षिक, और सत्रांत में कौन सी आयोजित होती है, वार्षिक।